डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आदरणीय सभापति जी, मैं आज यहाँ किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति
इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था 1951 में, जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया, ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया।